जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्तराखंड का कार्तिकेयपुर राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश बोला जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि इससे पहले के जितने भी राजवंश आपने देखे थे पुराने, उनका कोई ठोस सबूत नहीं मिले, उसके प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिले। यह ऐसा पहला राजवंश है जिसके प्रमाणिक साक्ष्य मिले हैं और इसको हम उत्तराखंड का ही राजवंश बोल सकते हैं। इससे पहले के जो भी राजवंश आ रहे थे लगभग बाहर के आ रहे थे। उत्तराखंड के होने के प्लस इसके प्रमाणिक स्रोत होने के कारण इसको उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश बोला जाता है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश क्या हो गया? उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक हिस्टोरिक राजवंश। और पहले राजवंश की बात करेंगे तो पहला राजवंश उत्तराखंड का कुड़िंद राजवंश था। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तराखंड का पहला राजवंश कुड़िंद राजवंश, और ऐतिहासिक राजवंश की बात करेंगे तो कार्तिकेयपुर राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश में देखिए, उत्तराखंड हिस्ट्री में तो हर जगह डाउट है, बहुत ही डाउटफुल हिस्ट्री है उत्तराखंड की। कुछ इतिहासकार अलग मत रखते हैं, कुछ इतिहासकार अलग मत रखते हैं। तो इसमें भी कंफ्यूजन क्या है? टाइम पीरियड पे। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का जो टाइम पीरियड है 700 ईस्वी से लेके 1030 ईस्वी तक है, परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका टाइम पीरियड 700 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक है। अब ऐसा क्यों है? इसके पीछे का कारण है कि कुछ इतिहासकार कार्तिकेयपुर राजवंश को कत्यूरी राजवंश, इन दोनों राजवंशों को कुछ इतिहासकार एक ही मानते हैं और कुछ इतिहासकार इनको अलग अलग मानते हैं। मत दोनों का सही है। इन दोनों को आप एक भी मान सकते हैं, अलग अलग भी मान सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको एक मानेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। इतिहासकार एटकिंसन बोलते हैं कि कार्तिकेयपुर राजवंश ही कत्यूरी राजवंश है। कार्तिकेयपुर राजवंश के लिए कत्यूरी शब्द का जो फर्स्ट प्रयोग किया था वो एटकिंसन ने किया था, पहला प्रयोग। तो हुआ क्या, देखिए, जो इतिहासकार मानते हैं कि ये कार्तिकेयपुर राजवंश अलग है और कत्यूरी राजवंश अलग है, तो वो टाइम पीरियड ये बताते हैं। और जो इतिहासकार मानते हैं कि कत्यूरी राजवंश और कार्तिकेयपुर राजवंश दोनों एक ही हैं, वो टाइम पीरियड ये मानते हैं। तो मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास करूंगा। इसमें सीन क्या है कि ये टाइम पीरियड है, ये कार्तिकेयपुर राजवंश का टाइम पीरियड है। इसके बाद इस टाइम पीरियड के बाद 1000 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक कत्यूरी राजवंश चला। दरअसल हुआ यह था कि 1000 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश के कई भाग हो गए, कई भागों में बढ़ गया, कई शाखाएं बढ़ गई कार्तिकेयपुर राजवंश की। तो एक शाखा उनमें से थी कत्यूरी राजवंश। मतलब कई शाखाएं बढ़ गई, जैसे पाली बछाऊ शाखा और डोटी शाखा, कत्यूरी शाखा, अस्कोट के शाखा। तो उसी प्रकार से एक शाखा उनकी क्या थी? कत्यूरी राजवंश, जो कब बनी? 1000 ईस्वी से 1398 तक चलती है। तो हम यह कहेंगे कि कार्तिकेयपुर राजवंश की ही एक शाखा क्या थी? कत्यूरी राजवंश। इसलिए कुछ इतिहासकार इस टाइम पीरियड को मानते हैं। तो आपने अब कंफ्यूजन नहीं होना है, आपने कार्तिकेयपुर राजवंश को अलग लेके चलना है, कत्यूरी राजवंश को अलग लेते हुए चलना है। और मैं पढ़ाऊंगा भी ऐसे ही, कार्तिकेयपुर राजवंश को अलग पढ़ाऊंगा, फिर इसके शाखाएं बटेंगी, और कत्यूरी राजवंश को फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा। इसलिए अब हम इन दोनों राजवंशों को एक नहीं बोलेंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। तो आइए आप चलते पढ़ते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश, इसका संस्थापक जो था, संस्थापक, पहले इसकी छोटी मोटी चीजें पढ़ लेते हैं। संस्थापक थे इसके वसंत देव। और इसकी स्थापना इन्होंने की थी लगभग 700 ईस्वी में। और ये कहाँ की थी? ये की थी कार्तिकेयपुर
कार्तिकेयपुर, ये पड़ता है जोशीमठ, जोशीमठ के यानी चमोली में, चमोली के जोशीमठ के नजदीक कार्तिकेयपुर नामक स्थान पे कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना की थी। इनकी जो राजधानी थी वो थी कार्तिकेयपुर राजधानी। राजधानी का सीन क्या है, राजधानी 700 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, यानी लगभग 300 साल तक राजधानी यहां थी। उसके बाद क्या होता है, 1000 ईस्वी में ये जोशीमठ में हिमस्खलन आ जाता है। हिमस्खलन आता है तो हिमस्खलन के कारण इनको अपनी राजधानी क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। तो इनका एक राजा था नरसिंह देव, नरसिंह देव राजधानी को बैजनाथ बागेश्वर में पड़ता है बैजनाथ, वहां ट्रांसफर कर देता है। तो हम राजधानी की बात करेंगे तो स्टार्टिंग के 300 साल तक राजधानी इनकी क्या थी, कार्तिकेयपुर, जोशीमठ के नजदीक कार्तिकेयपुर नामक स्थान पे। फिर उसके बाद 1000 ईस्वी से 1030 तक, यानी आने वाले आगे के टाइम तक इनकी राजधानी क्या होगी, बैजनाथ कहाँ पड़ता है, बागेश्वर में। तो इनकी ये रही। और राजधानी ट्रांसफर क्या है, राजधानी स्थानांतरण का मुख्य कारण क्या था, जोशीमठ में हिमस्खलन का होना। ठीक, ये जो राजवंश था ये था राजवंश शैवमती, मतलब ये भगवान शिव को मानने वाला राजवंश था। और बात करते हैं इनकी भाषा के बारे में, तो इनकी जो राजभाषा थी वो थी संस्कृत। जो राजभाषा थी इनकी, यानी दरबार में जो भाषा चलती थी वो थी संस्कृत। और इनकी जो लोक भाषा, आम जनता में जो लोक भाषा चलती थी वो थी पाली। इष्ट देवता, इनके इष्ट देवता यानी कुल देवता वो थे कार्तिकेय। ये कुछ पॉइंट है। अब बात करते हैं हम इनकी जानकारी के स्रोत। आप इनको नोट कर लो, फिर जानते हैं इनकी जानकारी के स्रोत क्या है उत्तराखंड में। कार्तिकेयपुर वंश की जानकारी के जो मुख्य स्रोत है वो है कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेख। अभिलेखों से इनकी जानकारी मिलती है। और मुख्य क्या है उसमें अभिलेखों में, ताम्रलेख। जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है, अभिलेख। तो अब हम पढ़ेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेख। कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेख। जानकारी के जो मुख्य स्रोत थे वो थे अभिलेख। और सबसे ज्यादा जो अभिलेख मिले हैं वो मिले हैं ललित सूरदेव के। टोटल तीन सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा जो अभिलेख ताम्रलेख लिखवाने का जो कार्य किया है वो किया है ललित सूरदेव, राजा ललित सूरदेव ने। और जो अभिलेख है इनकी लिपि है, कुटिला लिपि। कुटिला लिपि में अभिलेख लिखे गए हैं। और सबसे ज्यादा अभिलेख किसके मिले हैं, राजा ललित सूरदेव के। तो आइए हम अभिलेख पढ़ते हैं। पहला अभिलेख मिलता है पांडुकेश्वर अभिलेख। पांडुकेश्वर अभिलेख या पांडुकेश्वर ताम्रलेख। पांडुकेश्वर अभिलेख है जोशीमठ में, बद्रीनाथ के पास, यानी जोशीमठ में लिख देते हैं। जोशीमठ, चमोली, बद्रीनाथ के पास ये पड़ता है। यहां पर से टोटल 4 अभिलेख मिले हैं। कितने अभिलेख मिले? 4 अभिलेख मिले हैं, जिनमें से 2 किसके हैं, ललित सूरदेव के। एक है सुभिक्ष
राज है। और एक है पद्मदेव। टोटल कितने मिले थे? 4 मिले थे। ये है, ये 2 किसके? ललित सूर्यदेव के, एक सुभिक्षु राज का और एक पद्मदेव के। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की जो खासियत है वो क्या है? वो कहता है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में एक बात लिखी गई है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सूर्यदेव को कली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार हेतु 12वां अवतार बताया गया है। यानी कलयुग के कीचड़ में डूबी हुई धरती के उद्धार के लिए ललित सूर्यदेव को 12वां अवतार किसमें बताया गया है? पांडुकेश्वर ताम्रलेख में। इसको आगे पढ़ेंगे, अभी आगे एक बार में पढ़ेंगे। आपको बस इतना याद रखना है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र पड़ता है जोशीमठ चमोली में। यहाँ टोटल कितने मिले? 4। 2 किसके थे? ललित सूर्यदेव के, और एक था सुभिक्षु राज का और एक था पद्मदेव का। आगे है दूसरा, आता है कंडारा ताम्रपत्र। कंडारा ताम्रपत्र यहां ये पड़ता है रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग। कंडारा ताम्रपत्र यहां से मिला है एक ताम्रपत्र, और वो है ललित सूर्यदेव का। ललित सूर्यदेव, ठीक। आपको बताया ललित सूर्यदेव के टोटल सबसे ज्यादा ताम्रलेख मिले थे। कितने मिले थे? 3 मिले थे। 3 में से 2 मिल गए, उसके 2 हो गए उसके पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, और एक हो गया कंडारा ताम्रपत्र, ठीक। उसके बाद अगला चलते हैं तालेश्वर ताम्रपत्र। तालेश्वर ताम्रपत्र ये है अल्मोड़ा में। तालेश्वर में आपको पहले पढ़ा था तालेश्वर ताम्रपत्र, पौरव वंश के भी ताम्रपत्र कहां से मिले? तालेश्वर से। सबसे ज्यादा ताम्रपत्र तालेश्वर में पौरव वंश के हैं, लेकिन एक ताम्रपत्र वहां से कार्तिकेयपुर राजवंश का भी मिला है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना। चौथा मिला है बैजनाथ या बागेश्वर, और उसकी जगह नहीं है। तालेश्वर ताम्रपत्र को पढ़ लेते हैं पहले। तालेश्वर ताम्रपत्र कत्यूर घाटी में कार्तिकेयपुर राजवंश की राज के बारे में, कि उन्होंने कत्यूर घाटी में राज किया था, ऐसी जानकारी देता है। क्या देता है कि इससे क्या पता लगता है? कार्तिकेयपुर राजवंश की कत्यूर घाटी में शासन की जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? तालेश्वर ताम्रपत्र से, और एक बैजनाथ ताम्रपत्र से भी बोल सकते हैं, और बागेश्वर अभिलेख से भी यही जानकारी मिलती है। मेन किससे मिलती है? तालेश्वर ताम्रपत्र से। यानी इससे क्या मिलती है? कत्यूर घाटी में शासन की जानकारी। कार्तिकेयपुर राजवंश के कत्यूर घाटी में शासन की जानकारी किससे मिलती है? तालेश्वर ताम्रपत्र। कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। कत्यूर घाटी ये गरुड़ बैजनाथ साइड को पड़ती है, आप इसको नोट कर लो। इसके बाद अगला बढ़ते हैं हम बागेश्वर अभिलेख या तथा बैजनाथ अभिलेख। इसके बाद पढ़ते आता है बैजनाथ अभिलेख। ये आता है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। फिर आता है बागेश्वर अभिलेख। ये भी कहां पड़ता है? बागेश्वर में। यहां भी एक अभिलेख मिला है, यहां भी एक अभिलेख मिला है, लेकिन बागेश्वर अभिलेख खास हो जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके बारे में इससे बहुत कुछ जानकारियां मिलती है बागेश्वर अभिलेख से। पहला, इसको बनाया किसने?
इसको बनाया भूदेव ने। भूदेव ने इसको बनाया, लेकिन कुछ किताबों में आप देखेंगे त्रिभुवन राज का नाम भी आता है। त्रिभुवन राज। अब ये कंफ्यूजिंग मैटर है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस अभिलेख को भूदेव ने बनाया है, कुछ इतिहासकार मानते हैं त्रिभुवन राज ने बनाया, लेकिन ज्यादा आप भूदेव की ओर जाएंगे। ज्यादा मतलब मान्य मान्य कौन है? भूदेव है। तो आप बागेश्वर अभिलेख किसने बनाया? भूदेव ने बनाया। आप भूदेव की ओर जाएं। अगर ऑप्शन में भूदेव नहीं होगा तब आप त्रिभुवन राज की ओर जा सकते हैं। इस अभिलेख में कार्तिकेयपुर वंश के 14 राजाओं के नाम है। अब मैं कैसे कह रहा हूं कि कार्तिकेयपुर राजवंश अलग है, कत्यूरी राजवंश अलग है, वो इसी अभिलेख से कह रहा हूं। इसमें 14 राजाओं के क्रमवार नाम है। इसी से पता चलता है कि फर्स्ट राजा कौन था? वसंत देव। वसंत देव जिसने 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना की थी। और लास्ट राजा का नाम आता है इसमें सुभिक्षराज। सुभिक्षराज ये कौन है? लास्ट राजा। लास्ट राजा का नाम क्या आता है? सुभिक्षराज। अब इस अभिलेख में लास्ट राजा का नाम सुभिक्षराज लिखा गया है, जो कि सन 1398 में, मतलब सन 1020 से 1030 तक लगभग इस समय ये शासन कर रहा था। इसके बाद जो राजा आएंगे उसका इसमें कोई, इसके बाद के जितने भी राजा आते हैं उसका कोई वर्णन नहीं है, इसलिए इसमें लास्ट राजा किसको कहा है? सुभिक्षराज को। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके बाद के जो राजा आएंगे वो कत्यूरी राजवंश में कहलाएंगे, वो कार्तिकेयपुर राजवंश के नहीं कहलाएंगे। ठीक। बागेश्वर अभिलेख ये रहा। बागेश्वर अभिलेख की रचना किसने करवाई? भूदेव ने। कहीं कहीं पर त्रिभुवन राज आएगा, वो आप देख लेना ऑप्शन के हिसाब से। इसमें खासियत क्या है? ये बागेश्वर में है। 14 इसमें कार्तिकेयपुर राजवंश के 14 राजाओं के क्रमवार नाम है। इसी से पता चलता है, इसी अभिलेख से, कि कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था? वसंत देव था। और इसमें लास्ट राजा का नाम क्या है? सुभिक्षराज। सुभिक्षराज के बाद इसमें कोई राजा का नाम नहीं है। उसके बाद एक अभिलेख मिलता है वासुदेव मंदिर में। वासुदेव मंदिर मिला, वासुदेव मंदिर अभिलेख। वासुदेव मंदिर अभिलेख, मंदिर अभिलेख। और एक मिलता है बालेश्वर अभिलेख। बालेश्वर भी मंदिर में है। बालेश्वर अभिलेख, ये दो अभिलेख मिलते हैं। वासुदेव मंदिर का जो अभिलेख मिलता है ये है जोशीमठ में, और ये बालेश्वर मंदिर है चंपावत में। अब ये रहे टोटल आपके कितने? 7-8 अभिलेख जो कार्तिकेयपुर राजवंशी के मिले हैं। अब स्टार्ट करें। और ये एक इसमें पॉइंट छूट गया, जो बालेश्वर अभिलेख है, ये है देसठ देव का। देसठ देव, हमने इसको बनवाया था। इस अभिलेख को क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर हमारे क्या हो गए? अभिलेख पूरे हो गए। अब हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं इसका, आप इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश की हिस्ट्री। कार्तिकेयपुर राजवंश में टोटल 4 परिवारों ने शासन किया। टोटल मतलब इसमें 4 वंश कह सकते हैं, 4 परिवारों ने इसमें शासन किया। पहला वंश पढ़ते हैं, प्रथम परिवार। प्रथम परिवार, इसको बोलते हैं प्रथम परिवार या वसंत देव परिवार। वसंत देव परिवार, परिवार नहीं, वसंत देव वंश। वसंत देव वंश या इसको बोलेंगे हम प्रथम परिवार। इसके बारे में बात करते हैं।
प्रथम परिवार के राजा वसंत देव ने ही क्या की थी, कार्तिकेयपुर राजवंश की नींव रखी थी। तो पहला राजा कौन हो गया, वसंत देव। वसंत देव इसने क्या किया, स्थापना की कार्तिकेयपुर राजवंश की। और ये कब की, लगभग 700 ईस्वी में। राजधानी इसने बनाई कार्तिकेयपुर। ये पड़ता चमोली, जोशीमठ। ठीक, इसने क्या किया, इसने एक मंदिर बनवाया जोशीमठ में, नरसिंह देव मंदिर। कहाँ बनाया, जोशीमठ में बनाया। बस इसने इतना ही काम किया। एक काम इसने और किया, बागेश्वर का जो अभिलेख है उसमें वसंत देव द्वारा एक गांव दान करने की बात की गई है। बागेश्वर अभिलेख के अनुसार वसंत देव ने मंदिर हेतु ब्राह्मणों को सवर्णेश्वर नामक ग्राम दान किया। बस इतने पॉइंट है इसमें। इसने कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना की। राजधानी इसने कार्तिकेयपुर बनाई, जोशीमठ के करीब। इसने जोशीमठ में एक नरसिंह देव मंदिर बनाया। बागेश्वर अभिलेख के अनुसार वसंत देव ने क्या किया था, मंदिर हेतु ब्राह्मणों को सवर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था। ऐसा किसमें लिखा है, बागेश्वर अभिलेख में लिखा है। ठीक, बागेश्वर शिलालेख में वसंत देव की पत्नी का नाम क्या लिखा है, राजनारायणी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, वसंत देव को हरा देता है एक व्यक्ति, खरपत देव आक्रमण करता है कत्यूरी राजवंश पे और वसंत देव को हरा देता है। और अब यहां पर शासन किसका हो जाता है, खरपत देव का। ठीक, खरपत देव के उसमें बस यही है कि यह कन्नौज के राजा यशोवर्मन, कन्नौज का राजा था यशोवर्मन के समकालीन थे। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं, लेकिन क्या बता, आगे पेपर में कुछ भी हो सकता है? उत्तराखंड के पेपर है। खरपत देव के बाद कौन बनता है राजा, इसका पुत्र कल्याण राज। कल्याण राज बनता है। कल्याण राज के बाद कौन बनता है राजा, त्रिभुवन राज। वसंत देव ने, अब ये पहला राजा था तो ये ऐसा नहीं था कि ये छोटा मोटा राजा था, महान राजा था, राजा सही था, लेकिन इसके दिन जरा गर्दिश में गए तो खरपत देव ने इस पर अटैक करके जब ये कमजोर पड़ा तो इसका राज्य छीन के यहाँ पर क्या कर दिया, अपना परिवार चला गया। ठीक है, खरपत देव परिवार भी बोलते हैं हम, खरपत देव वंश भी बोलते हैं तीनों को। ये इसका बेटा था, इसका बेटा था। राइट, तो वसंत देव ने एक उपाधि ली थी, महाराजाधिराज परम भट्टारक महाराज। ये उस टाइम की मतलब सबसे बड़ी क्या थी, उपाधि थी, महाराजाधिराज परम भट्टारक परमेश्वर। ये उपाधि किसने ली थी, वसंत देव ने। इसके बाद इन दोनों ने नहीं ली, त्रिभुवन राज ने ली थी। त्रिभुवन राज ने कौन सी उपाधि ली, महाराजा धीराज परम भट्टारक
परमेश्वर, ये उपाधि धारण की इसकी किसने? त्रिभुवन राज ने। इसने भी की थी, इन दोनों ने नहीं की थी। त्रिभुवन राज प्रथम परिवार का लास्ट राजा था, लास्ट राजा पहले परिवार का, ठीक है। कार्तिकेयपुर राजवंश का नहीं, पहले परिवार का लास्ट राजा कौन था? त्रिभुवन राज। तो पहले परिवार में हमारे बस 4 राजा आते हैं। पहला वसंत देव, इसने क्या किया था? 700 ईस्वी में स्थापना की थी कार्तिकेयपुर राजवंश की। राजधानी इसने कार्तिकेयपुर बनाई, जोशीमठ के नजदीक। इसने जोशीमठ में नरसिंह देव मंदिर बनाया। बागेश्वर अभिलेख के अनुसार वसंत देव ने मंदिर हेतु संवर्णेश्वर नामक ग्राम ब्राह्मणों को दान किया था। उसके बाद खरपत देव वसंत देव पे आक्रमण करता है और खरपत देव यहाँ का राजा बन जाता है। यह कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था, उसके मतलब टाइम पीरियड के साथ साथ चल रहा था। उसके बाद उसका बेटा कल्याण राज राजा बनता है। उसके बाद उसका बेटा त्रिभुवन राज राजा बनता है, जिसने महाराजा धीराज परम भट्टारक परमेश्वर की उपाधि ली थी। यह प्रथम परिवार का लास्ट राजा था। यहाँ पर प्रथम परिवार खत्म आता है। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय परिवार। इसमें जो द्वितीय परिवार है, इस परिवार को हम बोल सकते हैं निम्बर वंश। अब होता क्या है कि ये त्रिभुवन राज है, त्रिभुवन राज, इसका शासन सही चलता है, लेकिन क्या होता है ना, एक पाल वंश का राजा होता है, वो कर देता है उत्तराखंड पे अटैक। नालंदा अभिलेख के अनुसार बंगाल का पाल शासक धर्मपाल क्या करता है? गढ़वाल पर अटैक कर देता है, उत्तराखंड पे अटैक कर देता है, मतलब गढ़वाल पे अटैक कर देता है। जिससे क्या होता है? कार्तिकेयपुर राजवंश कमजोर हो जाता है। कमजोर हो गया तो उसका फायदा उठाता है निम्बर देव उठाता है और त्रिभुवन राज को हरा कर यहां पर क्या कर देता है? निम्बर वंश की स्थापना करता है। निम्बर द्वितीय परिवार या निम्बर वंश, ठीक है। इसकी स्थापना कौन करता है? निम्बर देव। इसमें पहला राजा होता है निम्बर देव। जब बंगाल का पाल शासक धर्मपाल उत्तराखंड के गढ़वाल पे आक्रमण करता है तो कार्तिकेयपुर राजवंश कमजोर पड़ जाता है, जिस कारण निम्बर देव नाम का एक व्यक्ति होता है, वो त्रिभुवन राज पर अटैक करता है और उसका राज्य छीन के उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर राजवंश में द्वितीय परिवार या निम्बर वंश की स्थापना कर देता है। ठीक, समझ गए? ऐसा लिखा है नालंदा अभिलेख में यह लिखा गया है कि पाल वंश के शासक धर्मपाल ने गढ़वाल के क्षेत्र पर आक्रमण किया। अब पढ़ते हैं निम्बर के बारे में। निम्बर क्या था? शैवमती था। इसने क्या किया? इसने द्वितीय वंश की स्थापना की। ये क्या था? शैवमती। इसने जागेश्वर में विमानों का निर्माण करवाया। जागेश्वर में विमानों का निर्माण, जागेश्वर में विमानों का निर्माण किसने करवाया था? निम्बर देव ने। निम्बर देव के बाद उसका पुत्र ईस्टगण राजा बनता है। कौन बनता है? ईस्टगण। ईस्टगण ने क्या किया? पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का काम किया। सूत्र में बांधने का प्रयास, यानी पूरे उत्तराखंड को इसने एकजुट करने का प्रयास किसने किया? ईस्टगण ने। आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड आगमन ईस्टगण के टाइम पे हुआ। शंकराचार्य का उत्तराखंड आगमन। आदि गुरु शंकराचार्य किसके टाइम पे आए? ईस्टगण के टाइम पे आए। ईस्टगण ने जागेश्वर में नवदुर्गा, लकुलीस, महिषमर्दिनी,
और नटराज मंदिर। नटराज मंदिर, ये सारे मंदिर किसने बनवाए? ईस्टगढ़ ने बनवाए। ईस्टगढ़ के बाद उसका बेटा ललित सूर्यदेव राजा बनता है। तीसरा राजा कौन बनता है? ललित सूर्यदेव, ये बनता है तीसरा राजा। इसने क्या किया? ये द्वितीय परिवार का सबसे प्रतापी और समझदार राजा था। सबसे ज्यादा ताम्रपत्र किसके हैं? इसी के हैं, सबसे ज्यादा ताम्रपत्र, ज्यादा अभिलेख या ताम्रलेख किसके हैं? ललित सूर्यदेव का। और वो है टोटल 3। कौन कौन से हैं? पांडुकेश्वर और कंडारा। ठीक है, पांडुकेश्वर में 2 है, कंडारा में 1 है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सूर्यदेव को कलिकलंक पंक मग्न धरती के लिए क्या बोला गया? 12वां अवतार बोला गया है। यानी कलयुग के कलंक रूपी कीचड़ में डूबी हुई धरती के उद्धार के लिए इसको क्या बोला गया है? 12वां अवतार। किसको बोला गया है? ललित सूर्यदेव को। यानी इसको क्या बोला गया? 12वां अवतार। और ये बोला गया है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। कहाँ पड़ता है पांडुकेश्वर? चामोली, जोशीमठ, चामोली में। ठीक है, बद्रीनाथ के पास। ललित सूर्यदेव की 2 बीवियां थी, एक लया देवी और दूसरी समा देवी। इसकी जो पत्नी थी समा देवी ने क्या किया? देवी ने बैजनाथ में नारायण मंदिर बनाया। नारायण मंदिर कहाँ बनवाया? कहाँ है? बैजनाथ में। बैजनाथ मंदिरों का समूह है, उसमें नारायण मंदिर किसने बनवाया है? समा देवी ने। ललित सूर्यदेव की पत्नी थी, दूसरी पत्नी। पहली पत्नी कौन थी? लया देवी। दूसरी थी समा देवी। समा देवी जरा धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो उन्होंने नारायण मंदिर यहाँ बनवा दिया। ठीक, उसके बाद बनता है इसका पुत्र भूदेव राजा। भूदेव इस वंश का लास्ट राजा होता है, द्वितीय परिवार या निम्बर वंश का लास्ट राजा होता है। इसने क्या क्या करवाया? एक तो बागेश्वर अभिलेख, बागेश्वर अभिलेख लिखा है। दूसरा बैजनाथ मंदिर बनवाया। बैजनाथ मंदिर जो समूह की बात हो रही है किसने बनवाया है? भूदेव ने। बैजनाथ मंदिर बनवाया। और तीसरा क्या है इसके? उसमें ये कट्टर शैवमती था, ये बौद्ध धर्म का विरोधी था, कट्टर विरोधी। तो इसलिए इसको बुद्ध श्रमण शत्रु बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? बुद्ध श्रमण शत्रु। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बौद्ध धर्म का विरोधी था भूदेव। बस ये लास्ट राजा था। यहीं पर द्वितीय परिवार भी खत्म हो जाता है। अब देख लेते हैं द्वितीय परिवार की स्थापना किसने की थी? निम्बर ने। निम्बर शैवमती था, इसने जागेश्वर में विमानों का निर्माण किया। उसके बाद इसका पुत्र ईस्टगढ़ राजा बनता है। ईस्टगढ़ ने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, यानी पूरे उत्तराखंड को एकजुट करने का प्रयास किसने किया? ईस्टगढ़ ने किया। ईस्टगढ़ के टाइम पे आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन हुआ। शंकराचार्य जी को आप एक जगह अलग टॉपिक से पढ़ा देंगे। उसके बाद इसने क्या किया? ईस्टगढ़ में जागेश्वर में नवदुर्गा, लकुलिस, महिषमर्दिनी और नटराज मंदिर की स्थापना किसने करवाई? ईस्टगढ़ ने करवाई। ईस्टगढ़ के बाद उसका पुत्र ललित सूर्यदेव राजा बनता है। यह सबसे महान और दिमाग वाला राजा था। इसके सबसे ज्यादा ताम्रपत्र हैं, ताम्रलेख किसके हैं? ललित सूर्यदेव के। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सूर्यदेव को कलिकलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार हेतु 12वां अवतार बताया गया है। ठीक है, 12वां अवतार किसमें बताया गया? ललित सूर्यदेव को बताया गया है। किसमें बताया गया है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। ललित सूर्यदेव की पत्नी समा देवी ने नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ? बैजनाथ में। उसके बाद उसका बेटा भूदेव क्या बनता है? राजा बनता है, जो निम्बर वंश का द्वितीय परिवार का लास्ट राजा था। इसने बागेश्वर अभिलेख लिखवाया, बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। और इस बौद्ध धर्म का क्या था? घोर विरोधी था, इसलिए इसको बौद्ध श्रमण शत्रु बोलते हैं। किसको बोलते हैं? भूदेव। और इसके साथ द्वितीय परिवार खत्म हो जाता है। आगे के परिवार आप अगले वीडियो में, क्योंकि ये ज्यादा पढ़ेंगे, ये सर के ऊपर से चले आया। ठीक, ये 2 परिवार हो गए। इसका तीसरा परिवार, चौथा परिवार, और धीरे धीरे हम इसको आगे को बढ़ाएंगे।
क्योंकि एक दिन में सब पढ़ के क्या हो जाएगा, बहुत टफ पड़ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।